रूट को कम करेगी सरकार, ये बड़ा फैसला हुआ। बतौर पेनल्टी इंडिगो के रूट कम किए जाएंगे। सरकार का ये बड़ा फैसला, इंडिगो के कम किए रूट दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे, दूसरी एयरलाइंस को आवंटित किए जाएंगे। ये सरकार ने फैसला किया है। दरअसल कुछ दिनों से इंडिगो की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ा, यात्रियों की परेशानी बढ़ी, कई लोगों का रिफंड नहीं दिया गया। लेकिन अब देखिए किस तरीके से इस एयरलाइंस पर सख्ती बरती जा रही है। सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है और सरकार ने साफ किया है कि जिम्मेदारी तय होगी। इंडिगो के रूट कम करेगी सरकार। बतौर पेनल्टी इंडिगो के रूट को कम किया जाएगा, कटौती की जाएगी और जो रूट कम किए जाएंगे, जो कटौती होगी वो दूसरी एयरलाइंस में आवंटित होगी। और डीजीसीए ने इंडिगो की उड़ानों में कटौती की है। दिसंबर तक इंडिगो की उड़ानों में 5% कटौती का ऐलान हुआ। आपको बताएं कि डीजीसीए ने इंडिगो के सभी रूट पर 5% की कटौती कर दी है और हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स पर कटौती की गई है। यह साफ कर दिया गया है कि अगर यात्री परेशान हुए हैं एयरलाइंस की वजह से, इंडिगो की वजह से, तो फिर उसका खामियाजा भुगतना होगा। और इंडिगो क्राइसिस का आज 8वां दिन है। आज भी पटना एयरपोर्ट से 1 दर्जन से अधिक विमान रद्द हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद की कई इंडिगो की विमानें आज भी कैंसिल हैं और ऐसे में यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो पा रही। यात्री अपने टिकट के रिफंड के लिए लगातार इंडिगो काउंटर पर जमे हुए हैं। और चलिए इस बीच आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। आपको बता दें कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े मामले में साउथ कश्मीर में 3 जगहों पर छापेमारी हुई। सबसे बड़ी छापेमारी अनंतनाग में हुटमुरा के जंगलों में हो रही है, जहां पर एनआईए की टीम आतंकी डॉक्टर आदिल को लेकर पहुंची हुई है। आदिल के बताए जगहों पर तलाशी की जा रही है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की टीम एनआईए की टीम के साथ जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आदिल के साथ एनआईए की टीम जासिर बिलाल वानी को भी लेकर पहुंची है। डॉक्टर आदिल को 6 नवंबर को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। अनंतनाग का रहने वाला डॉक्टर आदिल पहले अनंतनाग जीएमसी में डॉक्टर था। उसकी गिरफ्तारी के बाद अनंतनाग जीएमसी के उसके लॉकर में से एक AK-47 राइफल बरामद की गई। जासिर बिलाल वानी को 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था, जिसने आतंकी डॉक्टर्स को टेक्निकली हेल्प किया था। सवाल है कि क्या आदिल ने पूछताछ में आतंकियों के राज का खुलासा कर दिया है, जिसके बाद उसके निशानदेही पर हुटमुरा के जंगल में तलाशी अभियान चलाई जा रही है। और अब बात एक बड़ी खबर बिहार को लेकर है। नीतीश कैबिनेट की बैठक को लेकर यह बड़ा अपडेट है कि आज कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। दोपहर 3:30 बजे ये बैठक होगी। कई अहम एजेंडे पर मुहर लग सकती है। नौकरी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, जिस पर फैसला संभव माना जा रहा है। 3 नए विभागों पर फैसला संभव है। नौकरी रोजगार पर भी फैसला संभव, 3 नए विभागों पर फैसला संभव। इसके अलावा आपको बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 3:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और नौकरी रोजगार पर बड़े फैसले संभव बताए जा रहे हैं। और वहीं आज संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बिहार में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया गया। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित भी किया। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने जीत को बड़ी जिम्मेदारी बताया। बैठक में पीएम ने कहा कि यह जीत इसलिए मिली क्योंकि सभी नेताओं ने एकजुट होकर मेहनत की है। उन्होंने साफ कहा कि जितनी बड़ी जीत है जनप्रतिनिधियों को उससे ज्यादा मेहनत करके जनता तक जन कल्याण की योजनाएं पहुंचानी होगी। पीएम ने यह भी कहा कि बिहार जैसे विकास मॉडल को नॉर्थ ईस्ट में भी उसी तेजी से आगे बढ़ाना है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया। बिहार में जीत को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बड़ी जीत मिली। पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर उन्होंने बात की और कहा कि पीएम की वजह से बिहार में हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की। क्या किस वजह से ये मीटिंग खास रही सर? क्योंकि मीटिंग में तो हमेशा जब सदन में का सत्र चलता है तो इस तरह की मीटिंग होती है, लेकिन खास इसलिए इस मीटिंग को आप कह सकते हैं कि बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है हाल में और बिहार की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही प्रचंड बहुमत दिया है, अपार समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है। इस बात को लेकर हम सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है, उनका स्वागत किया है।
और वहीं एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को नई दिशा देने के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि कोई भी कानून या प्रावधान ऐसा नहीं हो जिससे लोगों को परेशानी हो। देश में ऐसी व्यवस्था बनानी है जिससे लोगों को काम में सुविधा हो सके, कागजी कार्रवाई की भी प्रक्रिया कम हो, ताकि कोई भी सिस्टम लोगों के जीवन पर बोझ ना बने। बैठक में बिहार चुनाव में मिली बम्पर जीत पर भी चर्चा हुई। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का सबसे बड़ा मीटिंग का जो रूप है वो यही है, प्रधानमंत्री जी ने एक नया दिशा दिया है। बिहार चुनाव में जनता ने शानदार। और वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने भी कहा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने किसी भी काम के लिए कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। हालांकि काफी हद तक पेपर वर्क के लोड को कम किया गया है, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है, जिस पर पीएम ने जोर दिया। सरकार और हम जो देख रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव इसको लेकर के लिया है, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है जिस टाइप की घटना हुई है। और अभी जो इतने सारे लोग अलग अलग एयरपोर्ट पे फंस गए, इतना फ्लाइट कैंसिल हो गया, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगले 3-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। और जिस हिसाब से फ्लाइट कैंसिल हुआ, टिकट के रेट्स इतने बढ़ गए, हम लोगों को कितना सारा कॉल आ रहा था। मेरा खुद का कल का ट्रैवल था, वो चेंज करना पड़ा, कैंसिल हो गया फ्लाइट। जो कमिटी है पार्लियामेंट में, निश्चित रूप से कमिटी जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनको बुलाएगी इस इशू पर, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है ये। और वहीं एनडीए संसदीय दल की बैठक में बिहार चुनाव के नतीजों पर चर्चा की गई, जिसमें पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को सराहा है और कहा कि उनके विजन और उनकी लीडरशिप की वजह से बिहार में एनडीए की शानदार जीत हुई। जनता ने शानदार आशीर्वाद एनडीए को दिया है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि पीएम मोदी अक्सर पूर्वोत्तर और पूर्वोदय से विकसित भारत का सपना पूरा होने की बात करते हैं, और ऐसे में बिहार के नतीजों ने इसकी शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप लोग सुझाव दीजिए सांसदों को या फीडबैक लीजिए लोगों से। कहा कि एक फॉर्म होता है 15-15 पेज का, लोगों को परेशानी होती है। हमने बहुत जगह सुधार किया भी है, लेकिन लोगों को कैसे मदद हो, कम से कम परेशानी हो, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए चीज़ों को, उस पर आप लोग ज़मीन से जो फीडबैक है वो लेकर के सांसदों के लिए सुविधा है, अपने क्षेत्र से फीडबैक ले सकते हैं। कुछ कंक्रीट फीडबैक है तो देना चाहिए। ये भी कहा, बजट पर भी कहा कि आप अपने क्षेत्र में जो लोग हैं, आप उस एरिया से भी आप जरूर जानकारी लीजिए और इनपुट दीजिए। उस पर अगर कोई जो बजट आने वाला है उसमें कोई आपका सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो वो जब ज़मीन से कोई बात आती है वो और वो अगर ठोस होता है तो वो एक्चुअल हम लास्ट माइल तक पहुंच पाते हैं लोगों को मदद करने के लिए। ये सब चीज़ें उन्होंने कही, और ख़ास करके बिहार के जीत पर उन्होंने पूरा एनडीए को बधाई दिया। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। लोकसभा में एसआईआर पर बहस, कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान इस पर सामने आया है। सांसद मनीष तिवारी का बड़ा बयान, एसआईआर को लेकर ईसीआई पर उठाए सवाल। निर्वाचन आयोग के अधिकार पर सवाल उठाए गए हैं। सांसद मनीष तिवारी की तरफ से सवाल उठाए गए। दरअसल एसआईआर को लेकर ईसी पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया गया। निर्वाचन आयोग के अधिकार पर सवाल उठाया गया। कानूनी अधिकार नहीं, एसआईआर का कानूनी औचित्य नहीं है, ये बात लोकसभा में कही गई विपक्ष की तरफ से। और आज मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है।
और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और इधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में हुए एसआईआर में अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया होता तो और ज्यादा हाहाकार मचता। मनोज झा ने कहा कि इसके पहले ही एसआईआर हुआ है, लेकिन कभी इस तरीके के विवाद नहीं हुए। इस मामले में एक पिटिशनर भी हूं और मैं बार बार कहता हूं कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरवीन ना किया होता तो और ज्यादा हाहाकार मचता। दस्तावेजों को लेकर के जो एक हठधर्मिता थी, संकीर्णता थी चुनाव आयोग के नजरिए में, उनके मानस में, उन तमाम चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अंततः एसआईआर ये ना बिसराएं हम कि इससे पूर्व भी हुआ लेकिन कभी कोई खबर नहीं बनी, बुरी खबर तो कतई नहीं बनी। ऐसा क्या है कि इसमें सिर्फ कंट्रोवर्सी और बुरी खबर बन रही है। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। बालू माफियाओं पर सख्ती लगातार जारी है। मंत्री विजय सिन्हा का बयान इसको लेकर सामने आ चुका है। अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, किसी भी सूरत में फलने फूलने नहीं देंगे। पुलिस अधिकारी पर भी एक्शन होगा, विभाग के इंस्पेक्टर पर भी सख्ती होगी। कारोबार की सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा, 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मंत्री विजय सिन्हा का बयान ये आपको बता रहे हैं। अवैध कारोबार को लेकर ये बयान उन्होंने दिया है। कल ही हमने पटना के जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी, हमारे विभाग के पदाधिकारी, डायरेक्टर सभी के साथ हम बैठे थे और कल हमने निर्देश दिया कि ये लोगों की थोड़ी सी फिर मानसिकता जो अवैध खनन की ओर खास करके ट्रैक्टर के द्वारा होता है उस पर सख्ती होनी चाहिए। पूरी मॉनिटरिंग विभाग के द्वारा किया गया। हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी कल पूरी तरह से सजगता के साथ डीएम और पटना एसपी दोनों के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कर छानबीन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उसका असर रात लगभग 1:30 बजे जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों के संयुक्त टीम ने सघन छापेमारी की। इस क्रम में पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू मंडी बनाकर अवैध बालू बिक्री करते हुए पाया गया। वहां अवैध बिक्री में जुटे 28 ट्रैक्टर को टोली सहित जब्त किया गया। उक्त सभी वाहनों के मालिक के विरुद्ध दीघा थाने में एफआईआर भी किया गया है और एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध है। सभी 28 ट्रैक्टर पर बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत 56(1) के उल्लंघन के विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नियमावली के नियम 56(2) में अवैध खनन, परिवहन और बिक्री के लिए दंड और वसूली का भी प्रावधान है। इन नियमों के आधार पर जब्त किए गए ट्रैक्टर पर कुल 32 लाख रुपए का दंड अधिरोपित किया जाएगा। भोजपुर जिले के चांदी थाने में भी ऐसा ही एक सघन छापेमारी अभियान चलाया गया विभाग की ओर से, जिसमें अवैध बालू बिक्री में संलिप्त 9 ट्रैक्टर टोली को सीज कर एफआईआर दर्ज किया गया। विभाग के मंत्री के रूप में हमने कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार की नीति और नीयत साफ है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस थाने क्षेत्र के अंदर ये गाड़ी पकड़ाई है हमारे विभाग का जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस विभाग भी उस थाने से स्पष्टीकरण लेके 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करे। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा।
जिस जिस थाना क्षेत्र के अंदर बालू का ट्रैक्टर गुजरता है वहां सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सारे सीसीटीवी कैमरा को निकालने का हमने डीएम और एसएसपी को या संबंधित जिला के एसपी डीएम को हमने निर्देश दिया है कि उस थाना से गुजर रहा वहां का थाना प्रभारी क्या कर रहा है। ये थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। और वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा, ये महान सदन वंदे मातरम के भाव के लिए, यशोगान के लिए और वंदे मातरम को चिरंजीवी बनाने के लिए चर्चा करे। एक चर्चा के माध्यम से हमारे देश के बच्चे, किशोर, युवा, आने वाली पीढ़ियों तक वंदे मातरम के आजादी के लिए योगदान को याद करें। इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। और आज भी सर, जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर कई सारे प्रतिबंध लगाए, तब बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था। और इधर वैशाली के लालगंज में आज भी प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसमें बाजार में अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों ने नगर परिषद के पक्षपात का भी आरोप लगाया है। दुकानदारों में आक्रोश दिखा। दुकानदारों का कहना है कि अतिक्रमण तो हटाना अच्छा है, लेकिन कार्रवाई एक तरफ से होनी चाहिए। प्रशासन की टीम जैसे ही बुलडोजर लेकर बाजार में पहुंची, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे सामानों को बटोरना शुरू किया। कई दुकानदार तो खुद ही दुकान के छज्जे और सीढ़ियों को तोड़ते हुए दिखे। देखल काम नहीं करिए, देखल काम नहीं, जो भी काम होगा सही से ढंग से काम करवाइए। पहले क्या लग रहा है कि आप चल रहा है? डोरी नीति है, बताइए। अब देखिए ना, लाइन में तो लाइन में पूरा धर के चलिए। माने आप ही के बगल में छोड़ दिया जा रहा है? छोड़ दिया जा रहा है। क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या चाहते हैं आप? तोड़वाइए सबको तोड़वाइए एक तरफ से। अतिक्रमण साफ तो सबके लिए ना होना चाहिए, एक आदमी के लिए नहीं, सबको तोड़वाइए एक तरफ। अगर मार्केट से अतिक्रमण मुक्त हो रहा है तो ये अच्छा कदम है यार, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन होटल को देखते हुए चलिए, एक तरफ से ही तोड़वाइए। हम लोगों को नोटिस नहीं दिया। नोटिस नहीं दिया गया? कोई चिन्ह नहीं दिया गया, कोई चिन्ह नहीं किया गया कि यहाँ से इनको तोड़ के हटाना है। अच्छा, इसी पर तोड़ने आए तो हम बोले कि भाई हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, बता दिया जाता तो आप लोग अपना सामान तोड़ करके अंदर कर लें। ये अतिक्रमण आज नगर पालिका गेट से लेकर गांधी चौक होते हुए पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक रोड में गया है। हालांकि पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक तक पहुंच नहीं पाया है। हम लोग इसको अनवरत जारी रखेंगे। अभी मिलन मंदिर के आगे सिनेमा हॉल की तरफ जो आने वाले रास्ता उससे थोड़ा सा आगे तक अतिक्रमण हटा है और भी आगे अतिक्रमण हटाने का हम लोग। और वहीं पटना के दानापुर में भी प्रशासन का बुलडोजर चला। जेसीबी के माध्यम से शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम हो रहा है। साथ ही अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी है ताकि आम लोगों को जाम से राहत मिल सके। 20 तारीख तक लगातार चलाया जाएगा। सड़क किनारे जो भी अतिक्रमण होंगे हम लोग को फाइन हटाने का काम किया जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है। और सड़क पे जो भी वाहन खड़े हैं उनको चालान किया जा रहा है, जब्त भी किया जा रहा है।
और वहीं नवादा के अकबरपुर पीएससी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना दिखी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिस पर चुप्पी साध ली है। मरीज की मौत के बाद न कोई शव वाहन दिया गया, न ही कोई एम्बुलेंस दी गई। परिजनों को स्ट्रेचर पर ही घर तक शव को ले जाना पड़ा, जिसके बाद पूरे हेल्थ सिस्टम पर सवाल है। यहां तक कि स्ट्रेचर को अस्पताल में वापस लाने तक परिजनों को रोक कर रखा गया। सिविल सर्जन तक ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। अस्पताल का कोई भी कर्मचारी इस पर बात करने को तैयार नहीं। सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की संवेदनहीनता कब तक चलेगी।